नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। तो आज हम बाढ़ की बात करेंगे, लेकिन ये कोई सरकारी रिपोर्ट या आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लेखक का बहुत ही निजी अनुभव है। एक ऐसे लेखक का जिसने अपनी जिंदगी में कई बार बाढ़ की तबाही देखी, उस पर लिखा भी। हाँ, लेकिन पहली बार वो इसे एक शहरी नागरिक की तरह झेल रहा था। बिल्कुल। और हमारे पास फणीश्वर नाथ रेणु के लेख इस जल प्रलय में के कुछ हिस्से हैं। ये कहानी है 1967 में पटना में आई उस भयानक बाढ़ की, जिसका मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि पानी कैसे आया, अच्छा, बल्कि ये है कि जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो इंसान का बर्ताव कैसा था। मतलब ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के मन की कहानी है। उसकी घबराहट, उसकी अजीबोगरीब हरकतें। हाँ, और कहीं कहीं तो उसकी बेफिक्री की भी। तो चलिए इस अनुभव की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि जब मृत्यु का तरल दूत शहर में घुस रहा था तो पटना के लोग क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है बाढ़ की आहट से। लेखक को जैसे ही पता चलता है कि पानी पटना के पश्चिमी इलाके में घुस आया है, हाँ, वो फौरन तैयारी में लग जाते हैं। घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, ये सब जमा कर लेते हैं। ये तो एक अनुभवी आदमी की पहचान है, जिसे पता है कि संकट में क्या काम आएगा। लेकिन मुझे जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि लेखक की तैयारी और शहर के मिजाज में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। बहुत ज्यादा। उन्हें खबरें मिल रही थी कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक पानी में डूब गए हैं, लेकिन शहर का माहौल ही कुछ और था। हाँ, माहौल तो बिल्कुल अलग था। शाम को जब वो अपने कवि दोस्त के साथ शहर का हाल जानने निकले तो रिक्शे पर बैठते ही रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, हाँ, वो हिस्सा। हाँ, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। इस एक लाइन में उस वक्त के शहर का पूरा मूड छिपा है। मतलब एक भयानक संकट लोगों के लिए एक तमाशा बन गया था। बिल्कुल, एक तमाशा। लेखक बताते हैं कि लोग मोटर, स्कूटर, साइकिल पर बैठकर सिर्फ पानी देखने जा रहे थे। जैसे शहर में कोई मेला लगाओ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, पानी कहाँ तक आ गया है। ये डर नहीं था, ये एक अजीब सी उत्सुकता थी, एक तरह का कौतूहल। और जब लेखक ने उस पानी को पहली बार देखा तो उनकी प्रतिक्रिया तो इन सब से बिल्कुल अलग थी। वो लिखते हैं कि सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुए झाग वाला पानी तेजी से बढ़ रहा था। और उसे नाम दिया मृत्यु का तरल दूत। क्या कमाल की उपमा है। पानी को इस तरह देखना ये किसी लेखक के लिए ही मुमकिन है। और उस दूत को देखकर वो डर जाते हैं। वो लिखते हैं कि आतंक के मारे उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। वो खुद को कायर और डरपोक भी कहते हैं। लेकिन उनका रिक्शा वाला? हाँ, उनका रिक्शा वाला देखिए, वो कह रहा था चलिए ना थोड़ा और आगे। वही तो, ये डर और उत्सुकता का जो विरोधाभास है वो उस वक्त शायद पूरे शहर में फैला हुआ था। और ये विरोधाभास सबसे ज्यादा गांधी मैदान के पास देखने को मिला, है ना। वहां का नजारा तो किसी मेले जैसा था। हाँ बिल्कुल। वहां हजारों की भीड़ जमा थी। रेणु जी इसकी तुलना दशहरे के दिन रामलीला के रथ का इंतजार करती भीड़ से करते हैं। अच्छा। लोग बस खड़े होकर मैदान की हरी भरी घास को धीरे धीरे पानी में डूबते हुए देख रहे थे। और इसी भीड़ में से एक आवाज आती है जो इस पूरे मंजर पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करती है। हाँ, वो हिस्सा बहुत दमदार है। एक अधेड़ सा आदमी चिल्लाता है, एह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट के देखने भी नहीं गए, अब बूझो। और ये एक लाइन पूरे शहर के दोहरे चरित्र को सामने रख देती है। सही बात है। ये सिर्फ पटना और दानापुर की बात नहीं है, ये किसी भी समाज का सच है। जब तक तकलीफ उनकी होती है वो हमारे लिए सिर्फ एक खबर होती है, एक तमाशा। हाँ। लेकिन जब पानी अपने दरवाजे तक आता है तब असलियत समझ आती है। उस आदमी की आवाज में सालों का गुस्सा था, नजरअंदाज किए जाने का दर्द था। फिर शाम को आकाशवाणी से घोषणा होती है कि पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। ये खबर सुनकर तो लेखक का दिल दहल जाता है। पर पान की दुकानों पर खड़े लोगों का क्या? उनका रवैया तो और भी अजीब था। वहां तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल, लोग परेशान होने के बजाय आम दिनों से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, हंस बोल रहे थे। लेखक बताते हैं कि पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। अच्छा। हाँ, संकट के माहौल में लोग एक दूसरे से ज्यादा बातें कर रहे थे।
ज्यादा घुल मिल रहे थे। इस तरह की प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक चीज है कि जब संकट बहुत बड़ा हो तो लोग उसे गंभीरता से लेना ही बंद कर देते हैं? शायद ये डर से निपटने का एक तरीका हो सकता है। जब आपको पता हो कि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप उस पे हंसने लगते हैं। एक तरह का ब्लैक ह्यूमर। हाँ बिल्कुल। लोग कह रहे थे एक बार डूब ही जाए, धुनी मुनी सब एट हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। कोई गोल घर के ऊपर ताश खेलने की योजना बना रहा था। हो सकता है, लेकिन क्या इसे असंवेदनशीलता नहीं कहेंगे? एक तरफ शहर डूब रहा है और दूसरी तरफ लोग चुटकुले सुना रहे हैं। परेशान करने वाला तो है, लेकिन शायद यही इंसान की फितरत है। लाचारी में वो हंसी का सहारा लेता है। खैर, लेखक घर लौट आते हैं और रात में जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान होता है कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। हाँ, सावधान हो जाएं की आवाज गूंजने लगती है। और उस इंतजार की रात में लेखक को नींद नहीं आती। तब उनका मन वो अतीत में गोते लगाने लगता है। उन्हें बाढ़ से जुड़ी अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। और ये यादें बहुत कुछ कहती हैं। पहली याद 1947 की है, जब वो अपने गुरुजी के साथ नाव पर थे। एक ऊंची जगह देखकर उन्होंने कहा कि चलो यहाँ टहल लेते हैं। तब गुरुजी ने उन्हें चेताया कि सावधान, ऐसी जगहों पर तुमसे पहले ही हर तरह के जीव जंतु पनाह ले चुके होंगे। और सच में वहां चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी तक सब एक साथ मौजूद थे। ये तो प्रकृति का अद्भुत नियम है। जब जान पर बन आती है तो शिकारी और शिकार का भेद मिट जाता है। सब बस अपनी जान बचाने के लिए एक ही जमीन पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक और घटना याद आती है, 1949 की। महानंदा नदी की बाढ़ का समय था। वो राहत कार्य के लिए गए थे। एक बीमार नौजवान को नाव पर चढ़ाया जा रहा था, तो उसका कुत्ता भी पीछे पीछे आ गया। और डॉक्टर ने कुत्ते को भगाने को कहा। हाँ। और उस नौजवान का जवाब तो दिल जीत लेता है। हाँ। वो फौरन पानी में उतर गया और बोला, हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। कमाल है ना। अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है एक जानवर के लिए, और उसके उतरते उसका कुत्ता भी छपाक से पानी में कूद गया। ये इंसान और जानवर के बीच वफादारी का एक बेमिसाल उदाहरण है। ये यादें दिखाती हैं कि आपदा के बीच इंसानियत के कैसे कैसे रंग देखने को मिलते हैं। और फिर एक तीसरा रंग भी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, मुसाहरों की बस्ती की याद। हाँ, वो लोग ठहाके लगा रहे थे। ये मानवीय जिजीविषा है, जीने की जबरदस्त इच्छा। बिल्कुल, अभाव और संकट के बीच भी जीवन का उत्सव मनाने की कला। ये लोग अपने दुख पर रो नहीं रहे, बल्कि नाच गाकर उसे भुला रहे हैं। और इसी के ठीक उलट हाँ, लेखक पटना की बाढ़ की एक और घटना याद करते हैं। वो सजे धजे लड़के लड़कियों वाली घटना है ना। एक नाव पर कुछ अमीर युवक युवतियों की टोली निकली थी। हाँ, और वो नाव पर स्टोव जलाकर एस्प्रेसो कॉफी बना रहे थे, ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाना सुन रहे थे, जैसे किसी झील में पिकनिक मना रहे हों। सही बात है। ये उस वर्ग भेद और असंवेदनशीलता को दिखाता है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। एक तरफ वो मुसहरों की बस्ती है और दूसरी तरफ ये अमीर तबका है जो दूसरों के दुख को अपना मनोरंजन बना रहा है। वो उस तबाही को कश्मीर की सैर समझ रहे थे। हाँ, एक तरह का दिखावा था जिससे लेखक एग्जिबिशनिज्म कहते हैं। लेकिन उनका ये दिखावा ज्यादा देर चला नहीं। जैसे ही उनकी नाव लेखक के ब्लॉक के पास पहुंची, छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ उन पर फप्तियां कसनी और सीटियां बजानी शुरू कर दी। और उस शोर में उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। और ट्रांजिस्टर पर गाना भी क्या बज रहा था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार। इससे ज्यादा सटीक कटाक्ष और क्या हो सकता था। ये तीनों यादें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, फिर भी एक ही धागे में बंधी हैं। एक में प्रकृति का नियम, दूसरे में इंसान और जानवर का रिश्ता, और तीसरे में गरीबी में भी जीने की जिद। हाँ, लेखक शायद यही दिखाना चाह रहे थे कि आपदा हर किसी पर असर करती है, लेकिन हर कोई उससे अपने तरीके से लड़ता है। तो पूरी रात इसी उधेड़-बुन और इंतजार में बीत जाती है। 2:30 बज जाते हैं पर पानी नहीं आता। हाँ, लेखक को लगता है कि शायद इंजीनियरों ने कोई कमाल कर दिया या कोई दैवी चमत्कार हो गया। वो सोने की कोशिश करते हैं पर नींद कहाँ। और फिर सुबह 5:30 बजे उन्हें झकझोर कर जगाया जाता है। कोई चिल्ला रहा था, ओए देखो इस अगे छे जल। पानी आ गया था। लेखक उठकर देखती हैं तो ठीक वैसा ही मंजर था जैसा उन्होंने शाम को देखा था।
पश्चिम की तरफ से एक मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो दौड़कर छत पर चले गए। और यहाँ से लेखक का वर्णन बदल जाता है। अब वो एक रिपोर्टर नहीं, एक कवि की आंखों से उस दृश्य को बयान करते हैं। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि चारों ओर शोर, कोलाहल, चीख पुकार और पानी का कलकल करता शोर था, और इन सब के बीच लहरों का नर्तन हो रहा था। पानी की लहरें नाच रही थीं। पानी को नाचता हुआ देखना, ये कल्पना ही अद्भुत है। वो पानी को एक जिंदा चीज के तौर पर देखते हैं जो आगे बढ़ रहा है, सब कुछ निगल रहा है। वो पानी के बहाव की तुलना भूरे रंग के भेड़ों के झुंड से करते हैं, हाँ, जो एक दूसरे से टकराते हुए भागे जा रहे हैं। और ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूब रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना धीरे धीरे पानी में समाता जा रहा है। ये एक भयानक, लेकिन आप कह सकते हैं सम्मोहित कर देने वाला दृश्य है। और उस पल में, उस प्रलय को देखते हुए लेखक के मन में एक ख्याल आता है जो किसी भी लेखक या कलाकार के मन में आएगा। वो सोचते हैं, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, ताकि मैं इस पल को कैद कर सकूं। हाँ, ये दस्तावेजीकरण की, यानी हर चीज को रिकॉर्ड कर लेने की एक स्वाभाविक इच्छा है। एक लेखक चाहता है कि वो जो महसूस कर रहा है उसे दूसरों तक पहुंचा सके। लेकिन अगले ही पल उनका विचार बदल जाता है। वो सोचते हैं, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। ऐसा क्यों सोचा होगा उन्होंने? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। यहाँ आकर उस अनुभव की भयावहता उसे रिकॉर्ड करने की इच्छा पर हावी हो जाती है। अच्छा, उन्हें शायद ये एहसास होता है कि कोई भी कैमरा या रिकॉर्डर इस अनुभव की पूरी सच्चाई को, उस डर और उस विशालता को नहीं पकड़ सकता। वो उपकरण उस अनुभव और उनके बीच एक पर्दा बन जाता। तो वो उस पर्दे को हटाकर सिर्फ एक गवाह बनकर रह जाना चाहते थे, बिना किसी मशीन के, जो सिर्फ अपनी आंखों और अपनी इंद्रियों से उस क्षण को जी रहा हो। हाँ, ये उस क्षण के सामने एक तरह का पूरा समर्पण है। ये उस अनुभव के सामने पूरी तरह से खुद को सौंप देना है। ये मानना कि कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो फणीश्वर नाथ रेणु का ये लेख सिर्फ बाढ़ के पानी का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि उस संकट के दौरान इंसानी मन और समाज के अलग अलग चेहरों का एक कोलाज है। एक ही शहर में, एक ही वक्त पर आपको उत्सुकता, उदासीनता, वर्गभेद, जीने की जबरदस्त इच्छा और डर, ये सारी भावनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। पर दूर किसी जगह की आपदा को देखते हैं तो क्या हम भी उन पटनिया बाबुओं की तरह सिर्फ एक तमाशबीन बनकर नहीं रह जाते? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। हम खबर देखते हैं, 2 मिनट के लिए अफसोस करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं पर लेखक की आखिरी बात फिर से याद आती है। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ उनके पास उस पल को कैद करने के लिए कुछ नहीं था। आज के युग में जब हर कोई हर पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहता है, किसी घटना को सिर्फ अपनी आंखों और इंद्रियों से अनुभव करने का क्या मूल्य है? क्या किसी चीज को रिकॉर्ड न करने का चुनाव हमें उस अनुभव के ज्यादा करीब ले जाता है, या फिर उस अनुभव की याद को हमसे छीन लेता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।